मिश्रा स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है फिजिक्स के कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वेग समय समीकरण, तो वेग समय समीकरण को सिद्ध करेंगे जो कि होता है v बराबर u प्लस at। दूसरा नंबर है कि विस्थापन समय समीकरण, यानी विस्थापन समय समीकरण को भी हम सिद्ध करेंगे जिसका फॉर्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो है पहला इक्वेशन है कि v बराबर u प्लस at, ये सिद्ध करेंगे हम। और दूसरा हम सिद्ध करेंगे कि विस्थापन समय समीकरण जो कि हमारा होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको हम सिद्ध करेंगे। इसी प्रकार हम लोग वेग विस्थापन समीकरण जो कि होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसको भी हम सिद्ध करेंगे। और उसके बाद हम सिद्ध करेंगे एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग, यानी कि एवरेज स्पीड बराबर फॉर्मूला हमारा होता है u प्लस v/2, ये भी हम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि u क्या होता है, v क्या होता है, s क्या होता है, t क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि u जो है ना उसको हम प्रारंभिक वेग से डिनोट करते हैं, यानी कि u को कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी, और जबकि v को कहा जाता है अंतिम वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी, और s हमारा कहलाता है विस्थापन, जबकि t हमारा कहलाता है समय। ये चीज़ आप जान रहे हैं। तो चलिए अब इसको हम सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहला, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पिक्चर के माध्यम से, वेग समय समीकरण। वेग समय समीकरण को सबसे पहले हम देखेंगे कि वेग समय समीकरण जो कि v बराबर u प्लस at होता है। तो देखिए इसको हम ढाल के द्वारा ही फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से जैसा कि देख रहे हैं कि वेग समय समीकरण के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर ग्राफ में, जैसे कि ग्राफ आप यहाँ देख रहे हैं, ए तथा बी जो है क्रमशः शून्य और टी समय पर कण के वेग को निरूपित करता है, यानी कि शून्य, यानी कि ये शून्य हुआ और ये टी हुआ, ठीक है। और बिंदु मान लीजिए ए, यानी कि ओ ए जो हो गया वो हमारा यू हुआ, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम कहते हैं यू। और बी जो हमारा हो गया वो आपका, यानी कि यहाँ से देखिए जा रहा है इस तरह से, तो ये मेरा हो गया फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने जो है इसको लिख लिया है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समय t बराबर 0 जब होगा पर जो है कण का वेग क्या हो जाएगा u, यानी कि जब स्थिति शून्य से जो है, यानी कि यहाँ a है तो शून्य, यानी o और a को हमने u माना है, जो कि हम कहेंगे इसको प्रारंभिक वेग, यानी कि OA बराबर u जो हुआ हमारा ये हो गया क्या, प्रारंभिक वेग हो गया, यानी कि OA इक्वल टू u, आपको जैसा मैंने पहले बताया प्रारंभिक वेग हो गया ये। अब यहाँ पर आप आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है कि समय t पर कण का वेग, यानी कि जब जैसे जैसे ये बढ़ेगा, ये देखिए समय है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ते बढ़ते जो है मान लीजिए ये भी बढ़ रहा है, समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो जब यह बढ़ेगा तो मान लीजिए यहाँ तक पहुँच गया, तो इसे हम अंतिम वेग कहते हैं, अर्थात हम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। देखिए ये t के सापेक्ष चल रहा है, तो मान लीजिए यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ आ गया, तो ये जो देख रहे हैं ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि OD जो हो जाएगा वही हमारा जो है अंतिम वेग कहलाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ आगे देखिए कि अब जो है बिंदु बी से समय अक्ष पर बी ई लम डाला गया, यानी कि बिंदु बी क्या है, देख लीजिए बिंदु बी ये है, ठीक है। समय अक्ष हमारा क्या हो गया, यही हो गया समय अक्ष, ये समय अक्ष हुआ हमारा, यानी कि इसको आप यहाँ पर इंडिकेट कर दीजिए, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं पिक्चर के माध्यम से, ताकि पिक्चर आपको अगर समझ में आ जाएगा तो हर चीज़ समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिसे अंतिम वेग कहा गया है, यानी कि v को तो अंतिम वेग कहा गया है, यानी OD बराबर v हमने बताया आपको। अब बिंदु बी से समय अक्ष पर बी ई लम डाला गया है, यानी कि बिंदु बी से जो है समय अक्ष पर, यानी कि समय अक्ष हमारा ये हुआ, इसी पर लंब डाला गया है बिंदु बी से। और तथा जो है बिंदु ए से, यानी ए आप यहाँ देख रहे हैं ये हमारा OA हो गया इनिशियल वेलोसिटी, यानी OA जो है, तो OA यानी कि ए जो है हमारा, ए से जो है BE, यानी कि ये देखिए ए से BE लंब AC खींचा है, ए पर जो है क्या खींचा है, BE लंब AC, यानी कि ये देखिए ये हमारा ये BE हो गया और लंब AC, यानी ए से इसको इस तरह से खींचा गया, यानी BE पर जो है AC लंब खींचा गया है, यानी कि BE लंब AC खींचा। अतः जो है रेखा का ढाल, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखिए अब हम रेखा का ढाल लेकर चलेंगे। तो जानिए कि ढाल पहले कहते किसको हैं, तो ढाल को कहा जाता है, दूरी बटे समय को ढाल कहते हैं, या तो हम tan थीटा का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है स्लॉप। तो दूरी बटे समय को हम ढाल कहते हैं। तो यहाँ आप देखिए पिक्चर के माध्यम से दूरी क्या हुआ और समय क्या हुआ। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये हमारा प्रारंभिक वेग से स्टार्ट होता है और अंतिम वेग पर जाकर खत्म हो जाता है बी पर। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, ये दूरी तय जो किया इसको हम BC से इंडिकेट कर दिए, और समय चूँकि ये देखिए इसके समानांतर होगा तो इस तरह से ये भी ये समय रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, AC मेरा समय हो गया। तो इस तरह से ढाल बराबर हमारा हो गया दूरी बटा समय, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है BC/AC, ठीक है।
अब देखिए ढाल को ए से इंडिकेट किया जाता है, यही हमारा त्वरण भी कहलाता है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको ए से इंडिकेट कर दिया। अब देखिए यहाँ BC है, तो BC के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पिक्चर में आप देख लीजिए कि BC के बराबर हम लिख क्या सकते हैं। तो BC के बराबर हम लिख सकते हैं, यदि हम पूरा BE जो है आपका देख रहे हैं, BE में से यदि हम BE में से CE को माइनस कर देंगे तो ये मेरा BC हो जाएगा। इस तरह से हमने BC को क्या लिखा, BE माइनस CE, यानी BE माइनस CE लिखा। और AC, और चूंकि AC भी है तो AC जो है वह किसके बराबर है, सबसे पहले देखिए तो AC जो है ये देख रहे हैं आप, तो ये हमारा OE के बराबर होगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख लिया है कि A के बराबर हमने लिखा है BE माइनस CE बटे OE। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि BE माइनस CE बटे OE। अब देखिए एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखना कि BE अब किसके बराबर है, तो अब यहाँ पर आप पिक्चर से ही समझ सकते हैं इसको कि BE जो है हमारा, ये देखिए पूरा BE है, ये हमारा OD के बराबर है, क्योंकि ये भी हमारा अंतिम वेग को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ से हमने इस पर लंब डाल दिया इस तरह से। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, OD जो हो गया हमारा BE के बराबर, और CE जो होगा हमारा वह किसके बराबर होगा, तो CE जो हमारा बराबर होगा वह OA के बराबर होगा। इस तरह से हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि BE के बराबर हमने लिखा OD, और CE के बराबर हमने लिखा OA, और AC के बराबर हमने लिखा OE, चूँकि BE बराबर OD तथा CE बराबर OA। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, अब देखिए कि A बराबर, तो BE मेरा क्या है, तो BE जैसा कि आपको हमने यहाँ पिक्चर के माध्यम से बताया, फिर भी आप एक बार देख लीजिए कि BE जो है मेरा वह V है। तो BE क्या है, V, चूँकि यही बढ़ते बढ़ते जो है B तक पहुँचा, फाइनल वेलोसिटी यही हुआ हमारा। तो ये पूरा हमारा जो है T के साथ बढ़ रहा है, चूँकि ये हमारा वेग हुआ, और समय के साथ वेग में परिवर्तन की तरफ को विस्थापन भी कहा जाता है। ये आप देखिए तो हमारा ये जो देख रहे हैं आपके T के सापेक्ष बढ़ रहा है, तो लास्टली जो है यहाँ पर पहुँचा, क्योंकि यहाँ प्रारंभिक वेग से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से ये मेरा क्या हो गया, BE जो हो गया वो हमारा V हो गया, और BE के बराबर हमारा होगा OD। तो इस तरह से हम OD के लिए हम V का यूज करेंगे, जबकि OA आप यहाँ देख रहे हैं कि ये मेरा प्रारंभिक वेग है, इसको हम U से इंडिकेट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है हमने जो है OD के बराबर V लिखा और OA के बराबर U लिखा। अब आप देखिए इसको हमने सॉल्व किया, तो A गुना अगर T कीजिएगा तो AT हो जाएगा। तो AT बराबर हमारा क्या हो गया, V घटा U। इस तरह से हम V बराबर तब क्या लिख सकते हैं, U प्लस AT। तो यही मेरा पहला जो था वेग समय समीकरण सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा था, तो ये हमने आपको सिद्ध करके दिखाया कि कैसे जो है V बराबर U प्लस AT होता है। अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला को भी सिद्ध करेंगे। तो ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपने देख लिया कि V बराबर U प्लस AT कैसे होता है, तो ये हमने आपको सिद्ध करके दिखा दिया। तो चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला को हम इसी से जब आप वेग समय समीकरण ढंग से समझ लेते हैं, तो फिर आगे जो भी 2 3 4 आपको मैंने बताया कि विस्थापन निकालने के लिए क्या रूल रेगुलेशन है, और वेग जो है फाइंड करने के लिए क्या रूल एंड रेगुलेशन है, तो इन चीज़ों को जो है आप आसानी से समझ लीजिएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर सबसे पहला है कि वेग समय समीकरण, जो कि मैंने आपको वेग समय समीकरण समझाया कि कैसे क्या क्या होता है। अब हम लोग विस्थापन समय समीकरण को देखेंगे। तो चलिए विस्थापन समय समीकरण को हम लोग देख लेते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि विस्थापन समय समीकरण, तो विस्थापन समय समीकरण के लिए क्या फार्मूला है, ये हमने आपको बताया है कि विस्थापन समय समीकरण के लिए फार्मूला होगा S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यही है विस्थापन समय समीकरण के लिए फार्मूला। तो ये हम स्पष्ट रूप से यहाँ लिख देते हैं कि विस्थापन समय समीकरण के लिए फार्मूला हमारा होगा S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमें यहाँ पे सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चूंकि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच किसी समय अंतराल में घिरा क्षेत्रफल उस समय अंतराल में विस्थापन देता है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा घिरा क्षेत्रफल समय विस्थापन देता है। तो यहाँ आप पिक्चर के माध्यम से देख रहे हैं कि ये जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा, ये सब यही जो है विस्थापन देगा हमको कि क्या है, ये क्षेत्रफल होगा, इसके बीच का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर 2 तरह का चित्र आप देख रहे हैं। एक तो मेरा हो गया समलंब चतुर्भुज, यहाँ पर यानी वेग समय ग्राफ तो यही हुआ। ये आप देख रहे हैं कि वेग समय ग्राफ है इस तरह से हमारा ये वाला। तो ये देखिए एक इसमें 2 चीज़ है, एक तो आयत है, एक त्रिभुज है, और पूरा अगर आप लेते हैं तो ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज हो जाता है इस तरह से यहाँ तक। इसको आप ई से इंडिकेट कर दीजिए ताकि दिक्कत ना हो। तो इस तरह से आप समझ गए कि हमारा समलंब चतुर्भुज हो गया BAOE, ठीक है। तो चलिए इसको हम आपको दिखाते जाते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अतः समय अंतराल में T का विस्थापन, अगर समय के साथ जो है समय अगर अंतराल होगा यानी कि समय के साथ में T का विस्थापन क्या होगा, तो यहाँ पर S जो कि हम विस्थापन से इंडिकेट करते हैं S को, सबसे पहले समलंब चतुर्भुज OABE का क्षेत्रफल हमको फाइंड करना है। OAB का क्षेत्रफल प्राप्त कर लेंगे, वही हमारा जो है समय अंतराल में T का विस्थापन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि OABE, यदि हमको इसका क्षेत्रफल पूरा फाइंड हो जाए तो हम कर लेंगे कि जो है विस्थापन क्या हुआ।
तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप सबलम चतुर्भुज ओ ए बी का क्षेत्रफल देख सकते हैं। तो ओ ए बी के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि सबलम चतुर्भुज में को हम जो है क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक आयत भी है और एक त्रिभुज है, तो यानी कि आयत हमारा हो गया ओ ए सी ई और त्रिभुज हमारा हो गया ए सी बी या बी ए सी। यदि इस दोनों को जोड़ देंगे तो हम सबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड कर सकते हैं। तो वही चीज़ को जो है हम यहाँ पर लिखे हैं, आयत ओ ए सी ई का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब आप देखिए कि आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो यहाँ देखिए लंबाई क्या हो गया, तो लंबाई हमारा क्या हो गया, ये देखिए लंबाई हो गया हमारा ओ ई और चौड़ाई हमारा हो जाएगा ओ ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को लिख लिए हैं ओ ए इंटू ओ ई। और हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि आयत ए ओ ए सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आइए देखते हैं कि त्रिभुज हमारा यहाँ पर कौन सा है, तो त्रिभुज हमारा है ए बी सी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार हमारा क्या हो गया, ये ए सी हो गया आधार और ऊंचाई हमारा हो गया ये बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख भी रहे हैं यहाँ पर इस चीज़ को। अब आगे देखिए कि ओ ए इंटू ओ ई प्लस हाफ। अब देखिए ए सी किसके बराबर है, तो ए सी के बराबर यहाँ पर हम जैसा कि लिखे हैं ए सी ओ ई के बराबर है। तो आप पिक्चर से देख लीजिए कि ए सी किसके बराबर है। तो ए सी देखिए ये ए सी है, ये ए सी, ये ओ ई के बराबर, यानी कि ये जो है इसके समानांतर है यानी बराबर है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या किया कि ए सी के स्थान पर ओ ई लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि इसको बी सी था ही और ए सी से भाग दे दिया और गुना कर दिया। इतना तो हम कर ही सकते हैं क्योंकि ए सी कट जाएगा फिर बी सी बचेगा। तो इस तरह से हमने लिखा। अब देखिए कि ओ ए इंटू ओ ई प्लस हाफ ओ ई बी सी बटा ए सी। अब देखिए ए सी किसके बराबर है, तो ए सी के बराबर है हमारा ओ ई। यहाँ पर आप देख रहे हैं और आपको मैंने पिक्चर के माध्यम से भी दिखाया, फिर भी एक बार देख लीजिए आप कि ए सी के बराबर हमारा क्या है, ओ ई है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि ए सी के बराबर ओ ई। तो इस तरह से आप यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आपको समझाने का कार्य हम कर रहे हैं। तो ओ ए इंटू ओ ई प्लस हाफ। अब देखिए ओ ई बराबर क्या होता है, ओ ई यहाँ पर है तो ओ ई गुना ओ ई, तो ओ ई स्क्वायर और बी सी बटे ए सी हमारा ढाल होता है। तो आपको बताए थे कि दूरी बटे समय को हम ढाल कहते हैं। तो यानी कि बी सी हमारा हो गया दूरी और समय हमारा हो गया ए सी। तो आप यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से देखिए कि बी सी हमारा क्या हो गया, दूरी हो गया और समय हमारा क्या हो रहा है, ए सी। चूँकि इसके 0 से टी की ओर जा रहा है तो ये भी हमारा एक तरह से समय इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है बी सी बटे ए सी को ए और ओ ई गुना ओ ई के, तो ओ ई स्क्वायर हो गया, यहाँ पर लिख भी दिया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए आपकी अब ओ ए मेरा क्या है, यू है प्रारंभिक जो है दूरी है, इनिशियल वेलोसिटी है। उसके बाद ओ ई हमारा क्या है, टी है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को लिखे हैं। तो आप एक बार देख सकते हैं कि आपको हम बताए थे कि ओ ए मेरा क्या है, यू है और हमारा क्या है, उसके बाद ओ ए के बराबर मेरा हो गया यू। यहाँ पर आप देखिए पिक्चर के माध्यम से और यहाँ भी देखिए आप। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ओ ए के बराबर यू हो गया, ठीक है, और ओ ई के बराबर टी है। तो ये देखिए ओ ई के बराबर टी हो गया हमारा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको हम पुट कर दिए तो देखिए ओ ए के बराबर यू और ओ ई के बराबर टी, जैसा कि आप यहाँ देख भी रहे हैं। तो प्लस हाफ ए और ओ ई का टी, ओ ई के बराबर टी है तो टी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, एस के बराबर, क्योंकि हम एस के बराबर निकाल रहे हैं तो एस के बराबर क्या हो गया, यू इंटू टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा विस्थापन समय समीकरण भी क्लियर हो गया, सिद्ध कर दिए इसको। अब हम लोग आगे देखेंगे वेग विस्थापन समीकरण। देखिए वेग विस्थापन समीकरण, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि वेग विस्थापन समीकरण का क्या फॉर्मूला है, हमने आपको पहले बताया है। तो चलिए आपको एक बार अगेन बता देते हैं कि वेग विस्थापन समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है। हमको क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि वी स्क्वायर बराबर जो होगा वह हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as के इक्वल। ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए आप देखिए, सबसे पहले आपको हम सबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वह क्या होता है, पूरा अगर सबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम फाइंड कर लेंगे तो समझ लीजिए कि वेग विस्थापन समीकरण निकल जाएगा। तो सबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, अर्थात उनके बीच की दूरी। ऊंचाई जो होगा उनके बीच की दूरी होगी। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से सबलम चतुर्भुज मेरा क्या है, ओ ए बी ई, यही है हमारा सबलम चतुर्भुज ओ ए बी ई। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए क्या था, सबलम चतुर्भुज ओ ए बी ई का क्षेत्रफल हमने लिखा है जैसा कि यहाँ पर। अब देखिए कि 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, यही होता है समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो समांतर भुजा इसमें कौन कौन हुआ हमारा, एक हो गया ओ ए और दूसरा हो गया बी ई। तो देखिए यहाँ के समांतर भुजाओं का योग ओ ए यानी ओ ए, ठीक है, और ये बी ई यानी कि ये दोनों आपस में समांतर भुजा है, इसी का योग लिख दिया। और गुना ऊंचाई, ऊंचाई हमारा क्या हो गया ए सी, ऊंचाई हमारा क्या हो गया ए सी, ये हमारा हाइट हुआ ए सी। तो यहाँ हमने लिख दिया ए सी। ठीक है, अब आगे देखिए आप, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब देखिए 1/2 ओ ए। अब देखिए बी ई के बराबर हमने आपको क्या बताया था कि ओ डी होगा, क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया है कि बी ई के बराबर ओ डी। तो आपको पिक्चर से हम दिखा देते हैं कि बी ई के बराबर ओ डी है एक न है। तो देखिए ये बी ई है पूरा, ये हमारा क्या हो गया ओ डी। तो यानी कि बी ई चूँकि भी है तो ओ डी भी मेरा क्या हो जाएगा, वही होगा, भी ही होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि बी ई के बराबर ओ डी, और ए सी जैसे है वैसे हमने रहने दिया यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखिए कि 1/2 इंटू ओ ए प्लस ओ डी और ए सी
को हमने क्या किया कि AC बटे BC से गुना भी कर दिया और BC से भाग भी कर दिया, क्योंकि हमको ढाल प्राप्त करना था, बिना ढाल के हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। 1/2 OA प्लस OD इंटू AC बटे BC जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा एक तरह से, यानी कि AC अब बटे हमारा हो जाएगा BC, तो AC बटे BC हमारा मतलब ढाल हो गया। तो इस तरह से देखिए सबसे पहले BC के बराबर हम क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए BC लिखे हैं, तो BC के बराबर हम क्या लिखे हैं BE माइनस CE। BE माइनस CE क्यों लिखे हैं, देखिए यहाँ पर आप पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि BC के बराबर हम क्या कर सकते हैं, यदि BE यानी ये पूरा जो है इसमें से यदि CE माइनस कर दिया जाए तो ये मेरा BC फाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा कि BC के बराबर BE माइनस CE, चूँकि यहाँ पर दे भी दिए हैं कि BC बराबर BE माइनस CE, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब आप देखिए आगे यहाँ पर कि 1/2 OA प्लस OD। अब देखिए ये पहले लिखे हम BE माइनस CE और इसको जो है गुना में था इसको भाग में कन्वर्ट कर दिए, तो BC बटा AC लिख दिए, BC ऊपर चला गया AC नीचे आ गया, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/2। अब देखिए OA प्लस OD और BE के बराबर हमारा क्या है, अब BE के बराबर आप यहाँ देख रहे हैं कि OD है, तो BE के बराबर हमने लिख दिया यहाँ पर OD, और CE के बराबर हमारा क्या है, तो CE के बराबर हमारा है OA, तो CE के बराबर हमारा क्या है OA, यानी कि यहाँ देखिए आप CE जो है ये OA के बराबर है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया और BC बटा AC जैसे वैसे रहने दिया। अब देखिए A प्लस B इंटू A माइनस B, तो इसका फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो यहाँ हमने लिख दिया है 1/2 OA स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, और ये नीचे वाला जो BC बटे AC जैसे था वैसे यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि CE बराबर OA है। अब देखिए 1/2, अब OA को तो क्या कहा गया है प्रारंभिक वेग, तो यानी कि प्रारंभिक वेग लिखेंगे इसको, और OD को क्या कहा जाएगा यहाँ पर, देखिए OA यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि OA मेरा जो हो गया वह क्या हो गया, तो OA मेरा जो है U हो जाएगा यहाँ पर U। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कि थोड़ा सा इसको सस्पेंस क्रिएट हो गया है यहाँ पर, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे इस तरह से कि OA के बराबर हो जाएगा U होगा, यहाँ पर U स्क्वायर होगा। तो खैर कहीं दिक्कत नहीं है, इसको आप बैठाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल जान लीजिए आप यहाँ पर कि S बराबर हमारा हो गया हाफ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, यानी कि OD को हम कह सकते हैं OD जो हमारा होगा वो हमारा V होगा, यहाँ V होना चाहिए, यहाँ U स्क्वायर होना चाहिए। खैर कोई दिक्कत नहीं, आप खुद कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको आप बैठाइएगा तो S बराबर हमारा हो जाएगा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और BC बटे AC को हम क्या कहेंगे A कहेंगे। अब देखिए हाफ है यहाँ पर S बराबर हाफ इंटू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बटे, तो इस तरह से S बराबर हमारा हो गया V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बटे, इससे गुना कर देंगे क्योंकि भिन्न का गुना ऊपर ऊपर नीचे नीचे होता है, 2A हो गया। अब इसको इससे गुना कर दीजिए तो ये हमारा हो गया 2AS बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, तो V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो U स्क्वायर प्लस 2AS, ये हमने सिद्ध कर दिया। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत है तो फिर एक बार मैं आपको बता दूंगा अगर आपको कहीं परेशानी हो तो, क्योंकि अब इतना लंबा है, क्योंकि इसको लिखने में और समझाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि जो है शॉर्ट में ही बताया जाए, इसलिए मैंने पहले बना लिया इसको आपको और मैं बता रहा हूँ। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब आप देख रहे हैं कि एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो मान लीजिए कि एक कण जो है एक सरल रेखा में एक समान त्वरण A से गतिशील है और समय अंतराल 0 से t में कण का औसत वेग हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक सरल रेखा पर, यानी यहाँ पर आप पिक्चर के माध्यम से देखिए कि एक सरल रेखा तो हमारा ये हुआ, और कोई कण गतिशील है तो समय के साथ इसमें परिवर्तन होगा वेग में। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है इस चीज़ को। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय, यानी कि विस्थापन को S से इंडिकेट किया जाता है और समय को T से इंडिकेट किया जाता है। अब आप जान रहे हैं कि हमने निकाला कि S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है, ये हमने सिद्ध कर दिया। अब देखिए कि S के स्थान पर हम यही रखेंगे UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/T इंटू S, तो 1/T S के लिए हम रखेंगे UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/T इंटू UT, तो अब देखिए T क्लियर, U गुना 1 U हो गया, हाफ हो गया, फिर इसी प्रकार 1/T से गुना कर देंगे इसको 1/2 AT स्क्वायर को। तो इस तरह से हमारा ये जो है देख रहे हैं आप यहाँ पर हमने किया है 1/2 AT स्क्वायर, तो T क्लियर हो जाएगा, सिर्फ बचेगा हमारा U प्लस हाफ A और एक T बचा AT। तो इस तरह से आप देख लें कि U प्लस हाफ AT हो गया हमारा S बराबर। अब आप यहाँ पर देखिए कि अब हम क्या किए हैं, अब आप देखिए कि U प्लस हाफ हो गया और AT के बराबर हमने पहले ही फाइंड करके आपको बताया था कि V माइनस U। आप देख सकते हैं कि AT के बराबर हमारा, यानी कि AT के बराबर हम V माइनस U लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि V बराबर चूंकि U प्लस AT है तो AT बराबर क्या होगा, V माइनस U होगा। तो यहाँ पर हम AT के स्थान पर V माइनस U/2 लिख दिए, यहाँ भी लिखे भी हैं, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी देखिए 2 गुना U 2U प्लस V माइनस U, तो 2U में से यदि एक U माइनस हो जाएगा तो ये हमारा बचेगा U प्लस V/2। तो इस तरह से हमने जो है आज 4 क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था फिजिक्स चैप्टर से। तो हमने जो है बताया और ये आपको बहुत ही मतलब काम देने वाला चीज़ है। यदि आप फिजिक्स में खास करके वेग समय समीकरण या वेग समय विस्थापन या त्वरण के बारे में जानना चाहते हैं तो ये अगर आप नहीं जानिएगा तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा। इसलिए जो है ये समीकरण जो भी था मैंने सिद्ध करके बता दिया, और आपसे आशा है कि आप जो है ये चारों समीकरण यानी कि V बराबर U प्लस AT और S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS और एवरेज वेलोसिटी बराबर U प्लस V/2, ये चारों फार्मूला याद रखिएगा। और इसी पर जो है सारा फिजिक्स का खेल है, खास करके वेग
में अगर देखेंगे तो आप। तो इस तरह से आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अगर संभव हो तो शेयर भी कीजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।